everybody. In this lecture, we'll discuss about the features of the Cold War. आप इसे features बोलिए, आप इसे characteristics बोलिए, it's one and the same thing. So the first feature of the Cold War is basically the ideological conflict. That is, that these two superpowers, USA and USSR, were involved in a conflict. और ये conflict क्या था? ये conflict था ideologies का, सोच का, विचारधारा का. USA was definitely promoting the capitalism और USSR promote कर रहा था socialism. कैपिटलिज्म अगर आपने क्लास 11th में लिबरलिज्म पढ़ा हो तो आप लोगों को ये पता है कि लिबरलिज्म इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म बात करता है फ्री इकोनॉमी की. कैपिटलिज्म बात करता है प्राइवेट ओनरशिप की. और विच इज ऑपोजिट ऑफ सोशलिज्म विच एक्चुअली प्रमोट स्टेट कंट्रोल हो, यहाँ पर गवर्नमेंट ओनरशिप हो, इक्वालिटी पे स्ट्रेस देना हो. ठीक. सो बोथ ऑफ दीज सुपर पावर्स आर बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. दोनों की सोच विचारधारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को. और दोनों ही इस वक्त क्या करना चाहते हैं? दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस they try to influence the other countries who are gaining independence, especially those uh, which have more power in their area, especially India. Okay. Next we'll move to the war of propaganda. Now propaganda का मतलब समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, which actually means the damage. नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना. अब आप डैमेज किसको करेंगे? डैमेज करेंगे आप इमेज को, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स ये काम कर रही हैं. दोनों ही सुपर पावर्स आर इन्वॉल्व इन द malicious propaganda against one another. What are they doing? They are doing the spying. सीक्रेट एजेंसीज हैं इनकी. सीआईए है यूएसए की और केजीबी है आपकी यूएसएसआर की. ओके. अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज ध्यान से देखी हो तो जेम्स बॉन्ड को हमेशा जो भी मिशन दिया जाता है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट ऑपोजिट में दिया जाता है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड इज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस बाय अमेरिका थ्रू हॉलीवुड. तो हॉलीवुड के जरिए वो अपना ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि सारे के सारे लोगों को, पूरे वर्ल्ड को ये बताया जाए कि यूएसएसआर कितना खराब है. ओके. नेक्स्ट we'll move towards the proxy war. They are not directly involved with one another. एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं रहे हैं, ना ही इनकी मिलिट्री लड़ रही है, बट कहीं पर भी वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है तो दे आर टेकिंग द साइड्स. अगर आप लोगों ने अपने चैप्टर में नाम सुना हो एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, तो एरिना ऑफ कोल्ड वॉर में आप बहुत ध्यान से देखिए कि कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, जहां लड़ाई हुई इन्होंने ऑपोजिट स्टैंड ले लिए. कोरिया में they have taken, North Korea was supported by USSR, whereas South Korea was supported by America. और वही चीज इंडो पाकिस्तान वॉर में भी हुई है. पाकिस्तान was supported by America and by default USSR को, इंडिया को सपोर्ट करना पड़ा. Okay, so this is one of the characteristics, and this is a very important characteristics which leads to the logic of deterrence, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. नेक्स्ट वील मूव टू द आर्म्स रेस. ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जब अमेरिका ने 1945 में इतने बढ़िया वेपन बनाए हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो यूएसएसआर कैसे पीछे रहेगा? यूएसएसआर ने 1949 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए, उसके बाद फ्रांस, देन चाइना, देन यूके, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज. तो अब दोनों पावर्स जो ऐसे एक दूसरे के साथ इतने टफ कंपटीशन में इन्वॉल्व है, तो ये बट ऑब्वियस है कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाएंगी और अपने आप को पोर्ट्रे करेंगी कि हम स्ट्रांग है और सामने वाला वीक. तो ये एक तरीके की आर्म्स रेस हो गई है. बिल्कुल आर्म्स रेस. मैंने एक बनाए, सामने वाले ने दो बनाए. मैंने चार बनाए, सामने वाले ने आठ बनाए. तो ये कंपटीशन है. बट इसी से एक सोच निकली कि कब तक, टिल व्हेन, एट व्हाट टाइम यू विल स्टॉप. दो पड़ोसियों के बीच में भी अगर कंपटीशन चल रहा है तो कब तक? एक ने एक गाड़ी ली, दूसरे ने दो ले ली, सामने ने तीन ले ली. कितना कंपटीशन करेंगे आप? सो इसी से नेक्स्ट फीचर निकलता है आर्म्स को कंट्रोल करने का. एक एक थॉट आया, एक रियलाइजेशन आई दैट नाउ वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू एलिमिनेट एंड लिमिट
द सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। तो ये एक सोच, एक विचारधारा आई, क्यों? बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन दिस। यूएसएसआर सारा का सारा अगर पैसा इसी में लगा देगी तो वो अपना बेनिफिट कैसे पहुंचाएगी अपने लोगों को? ठीक है, उसे इन्फ्लुएंस भी करना है और कंट्रीज को, वो आर्म्स रेस भी कर रही है, वो प्रोपोगंडा में भी पैसा लगा रही है। सो हाउ विल दे डू, हाउ विल दे मेंटेन? तो बोथ ऑफ देम हैव रियलाइज्ड दैट वी नीड टू स्टॉप एट वन पॉइंट। एंड हाउ विल दे स्टॉप? दे विल स्टॉप बाय आर्म्स कंट्रोल, दैट इज द थ्रू द ट्रीटी। तो ये ट्रीटी साइन हुई यहाँ पर, और एक नहीं बहुत सारी हुई है। इफ यू flip your chapters at the last, you will find there is LTBT, NPT, SALT 1, SALT 2. Years are very important. Full forms are very important because they are asked in one of the two markers CBSE बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। So arms रेस से निकला आर्म्स कंट्रोल। ओके, एंड द लास्ट फीचर जिसकी बात मैंने की थी, दैट इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। नाउ व्हाट इज दिस? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड डेटर। डेटर का मतलब होता है यहाँ पर रोकना, टू स्टॉप। ठीक, तो यहाँ पर अब लॉजिक आ गया है दोनों पावर्स में। कौन दोनों पावर्स? यूएसए एंड यूएसएसआर। इनके पास ये लॉजिक आ गया है दैट इफ इन एनी केस, इफ देर इज एन इनिशिएट ऑफ वॉर, अगर वॉर हो जाती है, सामने वाला वॉर छेड़ देता है, तो आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, और क्या होगा? वो भी सामने वाला भी करेगा, एंड एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन? दोनों ही खत्म हो जाएंगे। सो द लॉजिक सेज दैट द कॉस्ट ऑफ वॉर इज too much, is expensive, it's very high, loss of property, loss of human being, मतलब लोग मरेंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। तो बेटर इज कि हम वॉर का जो आइडिया है उसे हम त्याग दें, छोड़ दें। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान, जो धमकियां मिलती रहती है इंडिया को, है ना, हम न्यूक्लियर वेपन फेंक देंगे, बट इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान नोज इट, दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज नॉट यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन। क्लियर? नेक्स्ट वील मूव टू a very good example which has been in your starting of the chapter। और अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आपका चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो एक क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं, और क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है। तो बेसिकली मैंने आपको प्रॉक्सी वॉर का फीचर बताया है, वेयर द सुपर पावर केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो यही एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है क्यूबा में, जो कि अमेरिका के बहुत पास में है। और क्यूबा के जो प्रेसिडेंट होते हैं फिडेल केस्ट्रो, बेसिकली यहाँ एक रेवोल्यूशन लड़ा गया। रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है, लड़ाई है एक ऐसी जहाँ पर आप हथियारों का इस्तेमाल करके एक जंग को जीतते हैं। नेशनलिज्म हमारे इंडियन नेशनलिज्म की तरह नहीं, यहाँ पर आप रेवोल्यूशन में प्रॉपर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिडेल केस्ट्रो यहाँ पर रेवोल्यूशन लड़ते हैं और क्यूबा को एक अलाई बना लेते हैं यूएसएसआर का। इतना पास अमेरिका है बट वो अमेरिका का अलाई नहीं बनता। ठीक है, तो जैसे ही निकिता क्रुश्चेव, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे, उनको एक डर सताता रहता है बार बार कि क्यूबा को अमेरिका इन्वेड कर लेगा, और इस डर को हटाने के लिए they converted Cuba into a Russian base by placing the nuclear weapons there. And what happened? जैसे ही 3 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट कैनेडी को ये बात पता चली, तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्या किया? They have stopped the USSR ships leading towards the क्यूबा। तो बेसिकली उन्होंने एक नेवल ब्लॉकेट किया था, हम इसे नेवल ब्लॉकेट बोलते हैं। अपने शिप्स बिल्कुल लगा दिए थे उन्होंने कि आप क्यूबा के पास कोई भी सप्लाई नहीं पहुंचा सकते। Now if you want to understand the Cuban Missile Crisis in detail, please go to the another video I have made it on my channel. Do watch it. Bye bye everyone.